नमस्कार, स्वागत है आपको आपके ही यूट्यूब चैनल फिनोइच पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनिल अंबानी जी के स्टॉक के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी तक जितने भी स्टॉक का अपडेट दिया है, आपको टारगेट प्राइस दिया, ऑलमोस्ट सब हिट हुआ है टारगेट प्राइस स्टॉक का। तो हम लोग जो हमेशा कोशिश करते हैं ऐसे ही अपडेट वाला स्टॉक आपके सामने लाने के लिए अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद, और हम लोग ऐसे ही आपको जो है वीडियो देते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपको मुनाफा दे सकता है। तो रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको स्टॉक में मुनाफा भी मिलता है कोई, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए अगर हम लोगों ने उस स्टॉक के बारे में आपको अपडेट दिया था। और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो स्टॉक बोले वही आप खरीदें, खुद से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सिर्फ एक एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पस के लिए रहता है। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अनिल अंबानी जी के बारे में। हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के आपको अपडेट दिया था कि अनिल अंबानी जी का जो हेडक्वार्टर है उसको जब्त कर लिया गया था येस बैंक द्वारा। तो अभी जो यहाँ पे और भी कुछ अपडेट आ रहे हैं, हम लोग इसलिए वीडियो बना रहे हैं दोस्तों ताकि अनिल अंबानी जी के बारे में हम लोग को पता है कि एडीजी ग्रुप में बहुत जन ने जो है एडीजी के स्टॉक में जो है बहुत जन ने इन्वेस्ट करके रखा है। तो जो भी अपडेट आता है अनिल अंबानी जी के बारे में वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि हेडक्वार्टर पर येस बैंक का कब्जा पुराने दफ्तर में शिफ्ट होंगे अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी जी जो है इनका हेडक्वार्टर येस बैंक ने कुछ दिन पहले या कुछ महीना पहले जो कब्जा कर लिया था, उसके पीछे रीज़न ये था कि अनिल अंबानी जी जो करीबन 2892 करोड़ रुपया लिया था येस बैंक से, और ये जो बकाया था उन्होंने चुकाया नहीं था येस बैंक को। उसके चलते जो है इनका जो भी हेडक्वार्टर है सांता क्रूज में, मुंबई में सांता क्रूज में जो हेडक्वार्टर है वो जब्त कर लिया था येस बैंक ने। इसके अलावा भी बताना चाहेंगे रिलायंस ग्रुप के ऐसे और 3 संपत्ति है जो बैंक के पास है। तो रिलायंस अंबानी के माफ़ कीजिए अनिल अंबानी के ऐसे और भी 3 संपत्ति है जो इसके पास बैंक के पास है। तो उसी के चलते हम लोगों ने सोचा कि अबे देखते इसमें क्या हो सकता है स्टॉक में, और या फिर क्या अपडेट आ सकता है स्टॉक के लिए या फिर अनिल अंबानी जी के लिए भी। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहे हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको देने के लिए। तो ये सबको पता है कि अनिल अंबानी जी ने जितना भी कर्ज लिया था, कर्ज देने को इनको जो है दिक्कतें आ रहा है, उसके चलते ये सब इश्यूज आ रहा है, जिसके चलते आरकॉम का भी आपको पता है, उसके बाद रिलायंस नेवल का भी आपको पता है। और 1 या 2 दिन पहले हम लोगों ने वीडियो बना के आपको अपडेट दिया था रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस का, जो कि रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस है वो भी बेचने जा रहा है। तो यहाँ पे जो अनिल अंबानी जी के जितने भी एडीजी के स्टॉक्स है उसमें थोड़ा दिक्कत लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि कर्ज के जाल में फंसे रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी को एक बार फिर से अपने पुराना जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि दोस्तों अनिल अंबानी जी का जो भी पुराना हेडक्वार्टर है, जहाँ पे करीबन 2018 तक ये लोग थे, वहाँ पे हेडक्वार्टर चलाते थे। उसके बाद ये लोग जो है सांता क्रूज में एक बड़ा सा हेडक्वार्टर में शिफ्ट हुआ था, फिर से जो है उनको जो वापस अपना पुराना हेडक्वार्टर है वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और इनका जो पुराना हेडक्वार्टर है वो बेलाड स्टेट में है, मुंबई में रिलायंस सेंटर है में है। तो रिलायंस सेंटर में ये लोग जो है पुराना जो हेडक्वार्टर है करीबन 2018 तक अपना बिजनेस वहाँ से चलाते थे। और 1990 से अंबानी परिवार के पास ये दफ्तर है। 1990 में धीरूभाई अंबानी के अगुवाई में रिलायंस ने जब आईसीआईसीआई का अधिग्रहण किया था, मतलब 1990 में जो धीरूभाई अंबानी के देखरेख में जो इन लोगों ने आईसीआईसीआई का अधिग्रहण किया था, उस समय जो बेलाड स्टेट में जो रिलायंस सेंटर है वो अंबानी परिवार का हो गया था। तो यहाँ पे अगर आगे का इन्फॉर्मेशन निकालते तो सांता क्रूज के मुकाबले बेहद छोटा वो एक बोल सकते हैं कि हम लोग हेडक्वार्टर रहेगा, वो दफ्तर रहेगा, क्योंकि सांता क्रूज का जो हेडक्वार्टर है आपको इन्फॉर्मेशन दिया था उसके बारे में, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा 1000 स्क्वायर फुट में वो उनका हेडक्वार्टर था। बट अभी जो इनका बेलाड स्टेट में हेडक्वार्टर है वो बहुत छोटा है उसके मुकाबले। बिजनेस टुडे के एक रिपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन आया कि इनको थोड़ा अभी जो समय लग रहा है वो दूसरा हेडक्वार्टर में शिफ्ट होने के लिए। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले ये बताया गया है कि दफ्तर में जो है मरम्मत का काम चल रहा है। ये सिर्फ एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक सुना बात है कि उनका जो हेडक्वार्टर वहाँ पे काज चल रहा है, हेडक्वार्टर को मरम्मत किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि दफ्तर में करीबन जो बेलाड स्टेट में जो इनका दफ्तर है करीबन 6000 स्क्वायर फीट का है। तो यहाँ पे जो हम लोग बोल सकते हैं कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो 6000 स्क्वायर फीट का दफ्तर छोटा है। अनिल अंबानी का नया मुश्किल मुंबई के दफ्तर पर येस बैंक का जो कब्जा हुआ है उसके बाद से शुरू हो गया है। और इस 3 मंजिला इमारत में सांता क्रूज मुख्यालय के जो है मुकाबले सभी कर्मचारियों को बैठने के लिए भी दिक्कत हो सकता है। जो नया ये है इनका हेडक्वार्टर है बेलाड स्टेट में। आपको बता दें कि सांता क्रूज मुख्यालय के फैलाव में 7 लाख स्क्वायर फीट में था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 लाख स्क्वायर फीट का जो इन लोग का हेडक्वार्टर है येस बैंक ने वो कब्जा किया। उसके बाद अभी जो ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं बल्ला डिस्ट्रिक्ट में, वो करीबन 6,000 स्क्वायर फीट का है। तो बहुत ही छोटा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 7 लाख स्क्वायर फीट के मुकाबले हम लोग बोलेंगे तो बहुत ही छोटा एक स्क्वायर फीट का इनका ऑफिस है। येस बैंक ने फ्लैट पर भी कब्जा किया है अनिल अंबानी जी का। आपको बता दें कि येस बैंक ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बकाया का भुगतान नहीं करने के चलते साउथ मुंबई के 2 फ्लैट पर भी कब्जा कर लिया है। तो सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं अनिल अंबानी जी का, 2 फ्लैट भी कब्जा कर लिया है येस बैंक ने अनिल अंबानी जी का, तो जो कि साउथ मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों इनका जो भी फ्लैट्स है तो वो भी बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। करीबन एक फ्लैट जो है 1717 वर्ग स्क्वायर फीट का है और दूसरा जो फ्लैट है 4936 वर्ग स्क्वायर फीट का है। तो ये सब जो दिक्कत आ रहा है दोस्तों, इसके पीछे हम लोग को पता है एक ही रीज़न है, अनिल अंबानी जी ने आपका जो है अपना बकाया जो है वो टाइमली चुकाया नहीं था, उसी के चलते टाइमली नहीं चुकाया, उसी के चलते जो है इनको ये दिक्कत आ रहा है। और इनको ये दिक्कत सामना करना पड़ा जब आरकॉम को लॉस उठाया, क्योंकि आरकॉम को हम लोग को पता है जब रिलायंस जियो सामने आया उसके बाद जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है सबको लॉस हुआ है। सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है हम लोग बोल सकते हैं आरकॉम को एंड वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया जो है पहले अलग अलग कंपनीज था, जैसे रिलायंस जियो एक साथ आ गया उसके बाद जो है वोडाफोन आइडिया जो है एक साथ मर्ज हो गए। तो उन लोगों ने सोचा था कि उनका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, बट कुछ महीना पहले जो ट्राई का एक अपडेट आया था उसके चलते उनका कस्टमर बेस कम हुआ था। तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक के बारे में हम लोगों ने आपको अपडेट भी दिया था। वोडाफोन आइडिया भी अभी दिक्कत में जा रहा है, एजीआर ड्यूज इन लोगों को चुकाना है। और आरकॉम का तो सबको पता है दोस्तों, आरकॉम भी जो है दिक्कत में जा रहा है। उनका स्टॉक में जो है आरकॉम का स्टॉक अगर आप देखते हैं आरकॉम के स्टॉक में लोअर सर्किट लगा हुआ है, क्योंकि जो भी दिक्कत है आया है अनिल अंबानी के चलते, उसी के चलते जो आरकॉम के स्टॉक में भी दिक्कत एक देखने को मिल रहा है। उसी के चलते रिलायंस नेबल को भी दूसरा कोई कंपनी खरीदने के लिए सोच रहा है। और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को भी जो है ऐसा बातचीत चल रहा है कि उसको भी बेचा जाएगा, और उसको लीड किया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ग्रुप है, उसके द्वारा रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को अभी जो है लीड किया जा रहा है बेचने के लिए। तो ये सब दिक्कत दोस्तों बिजनेसमैन में जो है ऐसा आता है, बट इतना बड़ा जो अभी इश्यूज आ रहे हैं अनिल अंबानी जी का, हो सकता है जल्दी भी वो रिजॉल्व हो जाए अगर उनके भाई मुकेश अंबानी उनको सपोर्ट करें। तो अभी देखना पड़ेगा दोस्तों आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक का जो अपडेट है वही हम लोगों ने देने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एक जो है थोड़ा बहुत जो अपडेट आया अनिल अंबानी जी के बारे में वो दे दे, क्योंकि अगर आप अनिल अंबानी जी का स्टॉक खरीद के रखें या फिर इंटरेस्टेड है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनका अनिल अंबानी जी का जो भी एडीजी स्टॉक्स है उसमें क्या चल रहा है। और यहाँ पे आपको पता है कि जैसे कि आरकॉम जियो का डील भी फाइनल होगा करीबन 19 जो है ये मंथ के 19 अगस्त को शायद एनसीएलटी दोबारा इसके बारे में बात अपना सुनाएगा। तो उसी के चलते हो सकता है कि रिलायंस जियो के पास अपना एसेट्स जाए, बट उसमें लगता नहीं है कि आरकॉम के स्टॉक को उतना कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो भी एसेट्स है वो रिलायंस जियो खरीद लेगा। उसके बाद दूसरा भी एक कंपनी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखाया तो वो भी बाकी जो एसेट्स है उनका खरीद सकता है। तो इसमें जो है अभी फिलहाल एडीएजी के स्टॉक में अगर बात करते हैं दोस्तों तो 3-4 स्टॉक ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत मुनाफा दे सकते हैं, कि वो रिलायंस पावर, और दूसरा है रिलायंस कैपिटल, और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस नेबल भी, क्योंकि ये सब कंपनी जो रिलायंस पावर, क्योंकि रिलायंस पावर अनिल अंबानी जी के पास ही है और उनको प्रोजेक्ट्स भी मिल रहा है। रिलायंस इंफ्रा में भी जो है एक मुनाफा निकल सकता है, बट आपको टाइम लगेगा। जो भी हम लोग बता रहे हैं सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है, उसमें आपको जो है रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा स्टॉक में थोड़ा टाइम लग सकता है। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, क्योंकि ये जो है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस जैसे कि दूसरा एक कंपनी खरीदने को बातचीत चल रहा है। करीबन 13 जो है ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट दिखा है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस खरीदने के लिए। उसके बाद जो आता है दूसरा स्टॉक जो है रिलायंस नेबल को भी जो है बातचीत करने के लिए माफ कीजिए बेचने के लिए जो है बातचीत चल रहा है वो एनसीएलटी के द्वारा। तो देखते हैं अभी दोस्तों रिलायंस एडीएजी ग्रुप में और क्या क्या अपडेट आता है, तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा आपको देने के लिए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया है अभी हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।